हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका घटना चक्र जीके चैनल पर। और आज के वीडियो में उत्तर प्रदेश जीके से संबंधित एक महत्वपूर्ण अध्याय पढ़ेंगे जो कि रहेगा उत्तर प्रदेश का इतिहास। इसमें आपको प्राचीन, मध्य उत्तर भारत और आधुनिक उत्तर प्रदेश के इतिहास से संबंधित आपको 100 एमसीक्यू देखने को मिलेंगे, जो कि सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहेंगे। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हुए हैं और आने वाले एग्जाम, जिसका भी यूपी से रिलेटेड कोई भी एग्जाम है, वो सभी इन वीडियो को देख सकते हैं। ये बहुत ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखेंगे पहला क्वेश्चन हमारा, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल जो कि आलमगीरपुर था, ये कहाँ पर स्थित है उत्तर प्रदेश में? तो ये स्थित है, राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, मेरठ में। जो आलमगीरपुर है ये सिंधु घाटी सभ्यता का पूर्वी स्थल है, जो कि अपने उत्तर प्रदेश मेरठ में स्थित है और ये हिंड नदी के किनारे स्थित है, ये भी याद रखेंगे। और आपको जो क्वेश्चन आते हैं वो आप खुद से पहले सॉल्व कीजिएगा, फिर उसके बाद वीडियो को पॉज करके आप खुद से आंसर देने की कोशिश करिएगा, उसके बाद आप सही उत्तर देख सकते हैं। देख लेंगे कुछ सिंधु घाटी सभ्यता के विषय में। तो जो इसका पूर्वी हिस्सा है ये अपने उत्तर प्रदेश में है, जो कि आलमगीरपुर है, जो कि मेरठ में स्थित है। ठीक है, ये पूर्वी सीमा है। और जो दक्षिणी सीमा है इसकी महाराष्ट्र में है, इसका नाम है दायमाबाद। और जो पश्चिमी सीमा है ये सुतकांगे डोर है, जो कि वर्तमान बलूचिस्तान में स्थित है। जो उत्तरी सीमा है ये है मांडा, जो कि वर्तमान जम्मू कश्मीर में स्थित है। तो आप अपना उत्तर प्रदेश का इतिहास पढ़ रहे हैं तो ये चीज याद रखेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, पूरा पाषाण कालीन बेलन नदी घाटी का साक्ष्य उत्तर प्रदेश के किस जनपद से मिला है? जो पूरा पाषाण काल के समय का जो बेलन नदी घाटी की सभ्यता का साक्ष्य मिला है, ये किस जनपद से मिला है? तो ये उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद के नजदीक ही मिर्जापुर है, वहां से प्राप्त हुआ है। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका बी राइट हो जाएगा, इलाहाबाद के मिर्जापुर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका आप याद रख सकते हैं, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, बेलन नदी घाटी का साक्ष्य कहाँ से मिला है? इलाहाबाद ही मिर्जापुर से। अगर मिर्जापुर ऑप्शन में नहीं है तो आप इलाहाबाद भी लगा सकते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उत्तर प्रदेश के किस पुरापाषाण कालीन स्थल से अस्थि निर्मित मातृ देवी की प्रतिमा प्राप्त हुई है? तो ये कहाँ से प्राप्त हुई है? तो ये प्राप्त हुई है लोहदा नाला क्षेत्र से। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इलाहाबाद के पास ही पुरापाषाण स्थल जो मिला है लोहदा नाला, इससे यहाँ पर हमको जो साक्ष्य प्राप्त हुआ है ये अस्थि निर्मित एक मातृ देवी की प्रतिमा प्राप्त हुई है। कहाँ से? लोहदा नाला क्षेत्र से। और ये कहाँ पर है? तो ये इलाहाबाद में स्थित है। ठीक है, मतलब वर्तमान में प्रयागराज में। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ये सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं तो इनको एक भी क्वेश्चन को स्किप मत कीजिएगा। 100 क्वेश्चन है, आराम से इसको देखेंगे। फिर अगला क्वेश्चन है, मध्य पाषाण कालीन स्थल सराय नाहर राय प्रदेश के किस जनपद में स्थित है? तो ये भी उत्तर प्रदेश में ही स्थित है, लेकिन पूछ रहा है किस जिले में स्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रतापगढ़। ठीक है, जो मध्य पाषाण कालीन स्थल है सराय नाहर राय, ये कहाँ स्थित है? तो ये प्रतापगढ़ जिले में स्थित है। ठीक है, और यहाँ से जो प्राप्त हुआ है सराय नहर से, यहाँ पर 11 मानव की समाधियां और 15 कंकाल तंत्र ये भी प्राप्त हुए हैं। ठीक है, कहाँ से? जो प्रतापगढ़ का सराय नाहर राय है, यहाँ से मध्य पाषाण कालीन स्थल है जो कि प्रतापगढ़ में स्थित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट हो जाएगा डी। फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे, उत्तर प्रदेश के किस नवपाषाणिक स्थल में धान की खेती के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? तो धान की खेती का साक्ष्य प्राप्त हुआ है ये कोल्डिवा से। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कोल्डिवा से नवपाषाण कालीन स्थल का जो धान की खेती का साक्ष्य प्राप्त हुआ है कोल्डिवा से। ये कहाँ स्थित है? ये वर्तमान प्रयागराज या इलाहाबाद में स्थित है। ठीक है, कोल्डिवा से। ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट हो जाएगा बी। फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे, गुप्त काल में टेराकोटा या पक्की ईंटों से बना भीतरगांव मंदिर उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? ये गुप्तकालीन बहुत ही प्राचीन मंदिर है जो कि भीतरगांव मंदिर है। ये उत्तर प्रदेश के कानपुर में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? कानपुर में स्थित है। ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, और ये पूछा जाता है ये क्वेश्चन भी कि ये किस शैली से बना हुआ है? तो ये नागर शैली में निर्मित है। ठीक है, नागर शैली में निर्मित है और ये गुप्त साम्राज्य का सबसे पुराना मंदिर है, गुप्तकालीन है। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका डी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, चावल के साक्ष्य लहुरा देव से मिले हैं। ये लहुरा देव उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो ये जो लहुरा देव है ये स्थित है संत कबीर नगर में। कहाँ पर? संत कबीर नगर में, याद रखेंगे। धान का भी अभी बताया था
वो भी चावल ही है, लेकिन ये वो धान की खेती का साक्ष्य मिला है, यहाँ पर चावल का साक्ष्य मिला है। कहाँ से? लहुरा देव से। ये वर्तमान में उत्तर प्रदेश में किस जिले में स्थित है? तो ये संत कबीर नगर डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ पर स्थित है। और ये चावल के इसमें प्रमाण प्राप्त हुआ है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। समुद्रगुप्त की इलाहाबाद प्रशस्ति या स्तंभ शिलालेख की रचना किसने की? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि समुद्रगुप्त की इलाहाबाद प्रशस्ति या स्तंभ शिलालेख की रचना किसके द्वारा की गई थी? तो ये की गई थी हरिसेन। किसके द्वारा? हरिसेन। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट हो जाएगा, हरिसेन के द्वारा। ठीक है, ये गुप्त काल में लिखी गई है, गुप्त काल के समय की है। और इलाहाबाद प्रशस्ति, ठीक है, इसको ये संस्कृत में लिखी गई है, ये भी पूछा जाता है, संस्कृत में लिखी गई है। इसको सम्राट समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हरिशेर द्वारा लिखी गई है। ठीक है, इलाहाबाद प्रशस्ति स्तंभ लेख लिखा गया है। फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे। झांसी के पास देवगढ़ का मंदिर और इलाहाबाद के पास गढ़वास मंदिर में बनी मूर्तियां निम्न कला के महत्वपूर्ण अवशेष हैं। तो किस कला से निर्मित है ये? तो हो जाएगा इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, गुप्त कला से निर्मित है। ठीक है, झांसी के पास का देवगढ़ मंदिर और इलाहाबाद के पास गढ़वास मंदिर किस कला से निर्मित है या किस कला के महत्वपूर्ण अवशेष को ये दर्शाते हैं? तो गुप्त कालीन। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका क्या राइट हो जाएगा? ए राइट हो जाएगा। और भारत में जो कला का स्वर्ण युग है ये भी गुप्त काल को ही कहा जाता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। उत्तर प्रदेश में चौखंडी स्तूप चौखंडी स्तूप क्या है? यह वह स्थान है जहाँ पर गौतम बुद्ध ने अपने पहले 5 शिष्यों को उपदेश दिया था। ठीक है, उसको क्या कहा गया? चौखंडी स्तूप। तो ये उत्तर प्रदेश में कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है सारनाथ, वाराणसी से के ही पास है सारनाथ। यहाँ पर गौतम बुद्ध द्वारा पहले उपदेश दिए गए। और पहले कितने शिष्यों को, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो पहले 5 शिष्यों को उपदेश दिया गया था, कहाँ पर? सारनाथ में। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और जो श्रावस्ती से भी क्वेश्चन आता है कि गौतम बुद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए? तो वो श्रावस्ती में दिए थे। पहला उपदेश कहाँ दिया? सारनाथ में दिया। ठीक है, 5 शिष्यों को। और जो गौतम बुद्ध, चलिए उसके आगे क्वेश्चन आएंगे तो बताएंगे। ऑप्शन नंबर इसका आप बी याद रखेंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में भारत के प्राचीनतम जो 16 जनपदों में से कुल कितने महाजनपद उत्तर प्रदेश में स्थित है? तो आपने इतिहास में पढ़ा होगा 16 महाजनपद थे, जिसमें से जो अपने यूपी में स्थित है वो टोटल 8 हैं। ठीक है, कितने हैं? 8 हैं। ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट हो जाएगा 8। ठीक है, फिर इसकी आप राजधानी भी देख लेंगे क्योंकि इससे भी क्वेश्चन बनते हैं। तो जो मल्ल था महाजनपद, इसकी राजधानी थी कुशीनगर। ठीक है, कुशीनगर पावापुरी। ये वर्तमान में जो क्षेत्र कवर करता है ये देवरिया गोरखपुर वाला। फिर है काशी, तो काशी महाजनपद की राजधानी थी वाराणसी। नेक्स्ट है कौशल, तो कौशल की थी श्रावस्ती और अयोध्या। श्रावस्ती इसकी राजधानी थी और ये वर्तमान का क्षेत्र है अयोध्या श्रावस्ती वाला। ठीक है, फिर है पांचाल, तो पांचाल की राजधानी थी, उत्तरी पांचाल की राजधानी थी अहि क्षेत्र और दक्षिणी पांचाल की राजधानी थी काम्पिल्य। वर्तमान का जो क्षेत्र है ये बरेली फरुखाबाद वाला है। नेक्स्ट है महाजनपद है कुरु, इसकी राजधानी इंद्रप्रस्थ थी और ये वर्तमान मेरठ का हिस्सा है, मेरठ का क्षेत्र है। फिर है वत्स राजधानी थी कौशाम्बी की, वर्तमान में इलाहाबाद और बांदा का क्षेत्र है। फिर है सूरसेन, तो सूरसेन की राजधानी थी मथुरा। फिर नेक्स्ट है चेदी, चेदी की राजधानी थी शुक्तिमती, ये वर्तमान का बुंदेलखंड वाला हिस्सा क्या किस महाजनपद से जाना जाता था? चेदी, और इसकी राजधानी थी शुक्तिमती। ये आप 8 महाजनपद यूपी के हैं जो, और इसकी राजधानी जरूर याद रखेंगे क्योंकि इससे क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं यूपी के। फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे, इलाहाबाद का वर्तमान स्थान कौन सा महाजनपद है? तो अभी बताया था कि क्या हो जाएगा? वत्स, वत्स की राजधानी क्या थी? कौशाम्बी। वर्तमान में इलाहाबाद वाला क्षेत्र पूरा जाना जाता था। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट हो जाएगा बी है। फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे, शिलालेख के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और गलत विकल्प का चयन करना है। पढ़ेंगे सारे ऑप्शन। प्रयागराज की कचना तहसील में गढ़वा शिलालेख प्राप्त हुआ था, तो ये इसका सही आंसर है। फिर है मनकुवर शिलालेख बुद्धमित्र नामक बौद्ध भिक्षु द्वारा बनाया गया था, ये भी सही है। फिर है जो भीतरी शिलालेख है ये स्कंद गुप्त के शासनकाल को दर्शाता है, तो ये भी सही है। तो इसमें गलत हो जाएगा कौन सा विकल्प? गलत का चयन करना है, तो उपरोक्त में से कोई भी गलत नहीं है। ठीक है, आगे इसकी डिटेल जानेंगे। अच्छा, डिटेल नहीं लिखी है, चलिए इसी में बता दे रहे हैं। जो प्रयागराज की कचना झील है
कच्छना झील नहीं, सॉरी, तहसील में गढ़वा शिलालेख प्राप्त हुआ था। ये सही है। जो ये गढ़वा शिलालेख है इसमें गुप्त साम्राज्य के जो शासक थे चंद्रगुप्त द्वितीय, उनके विषय में वर्णन किया गया है। तो ये सही है, ठीक है, याद रखेंगे। और जो भीतरी शिलालेख है इसमें क्या बताया गया है, इसमें जो कुमारगुप्त के पुत्र स्कंदगुप्त थे, तो स्कंदगुप्त के शासक के समय जो हूण आक्रमण हुआ था, हूणों का आक्रमण हुआ था, वो भीतरी शिलालेख में बताया गया है। मनकुंवर शिलालेख बुद्धमित्र नामक बौद्ध भिक्षु द्वारा बनवाया गया था। तो ये भी सही है। तो ठीक है, दोनों तीनों इसके राइट हैं, तो ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। वर्ष 1504 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत के शासक द्वारा आगरा शहर बसाया गया था। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका, क्या हो जाएगा, सिकंदर लोदी। आगरा जो शहर था किसने बसाया था, 1504 ईस्वी में लोदी वंश के शासक थे सिकंदर लोदी द्वारा ये आगरा शहर बसाया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भारत सरकार द्वारा अंगीकृत प्रतीक चिन्ह अशोक स्तंभ निम्न में से किस संग्रहालय में है। तो ये कहाँ पर है, तो ये सारनाथ में स्थित है। कहाँ पर है, सारनाथ में है। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट हो जाएगा। सारनाथ जो भारत का प्रतीक चिन्ह है अशोक स्तंभ, ये किस संग्रहालय में स्थित है, तो सारनाथ में स्थित है, याद रखेंगे। वाराणसी में, वाराणसी में ही सारनाथ है, लेकिन इसमें संग्रहालय पूछ रहा है, तो सारनाथ में संग्रहालय है, तो सारनाथ संग्रहालय के नाम से। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस नवाब द्वारा लखनऊ में इमाम बाड़ा का निर्माण 1784 ईस्वी में कराया गया था। तो जो इमाम बाड़ा था इसका निर्माण कराया गया था 1784 ईस्वी में आशुफ उद्दौला द्वारा। ठीक है, ये अवध के नवाब थे और 1784 से 94 के मध्य ये लखनऊ में जो इमामबाड़ा है इसका निर्माण कराया गया था। इसको भूल भुलैया के भी नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो याद रखेंगे, भूल भुलैया के भी नाम से किसे जाना जाता है, लखनऊ स्थित जो इमामबाड़ा है इसके द्वारा निर्मित है, ये आशुफ उद्दौला द्वारा बनवाया गया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अवधी वास्तुकला का उत्कृष्ट उदाहरण जो है लखनऊ स्थित रूमी दरवाजा, इसकी ऊंचाई कितनी है। ये काफी बार एग्जाम में क्वेश्चन रिपीट हुआ है कि जो लखनऊ में स्थित रूमी दरवाजा है ये इसकी ऊंचाई कितनी है। तो ये 60 फीट की ऊंचाई पर है। ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट हो जाएगा 60 फीट। ठीक है, और ये भी आसुफुद्दौला बनवाया गया था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कन्नौज के राजा हर्षवर्धन द्वारा उत्तर प्रदेश के किन किन स्थानों पर धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन किया था। तो जो कन्नौज के शासक थे राजा हर्षवर्धन, इनके द्वारा धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन किया जाता था प्रत्येक 5 वर्ष में। तो ये कहाँ पर किया जाता था, कन्नौज और प्रयागराज में। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और कुंभ मेलों का आयोजन भी हर्षवर्धन द्वारा ही शुरू किया गया था, ये भी याद रखेंगे। ठीक है, जो वर्तमान में जो 144 वर्षों बाद 12 पूर्ण जो कुंभ मेले होते हैं उसके बाद जो महाकुंभ आता है, 12 पूर्ण कुंभ के बाद ये महाकुंभ 144 वर्षों बाद आता है, जो कि वर्तमान 2025 में आयोजित है। फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या, इसकी और डिटेल जान लेंगे हर्षवर्धन के बारे में। तो हर्षवर्धन कन्नौज के राजा थे। उनका शासन 606 से 645 ईस्वी तक था। कन्नौज में आयोजित सम्मेलन को कन्नौज संगति कहा गया था। ये सम्मेलन साल 643 ईस्वी में आयोजित किया गया था। इस सम्मेलन का मकसद चीनी यात्री हेन सांग का सम्मान करना था। उनके सम्मान में ये सम्मेलन आयोजित किया जाता था और महायान बौद्ध धर्म को लोकप्रिय बनाना भी था। हर्षवर्धन ने प्रयाग में महामोक्ष परिषद के नाम से एक सम्मेलन का आयोजन किया, जो 5 साल बाद 5 वर्षों के बाद आता था, धार्मिक सम्मेलन। ठीक है, जो कि अब महाकुंभ मतलब कुंभ के नाम से जाना जाता है। हर्षवर्धन ने संस्कृत में रत्नावली, प्रियदर्शिका और नागानंद नाटक भी लिखे। तो ये तीनों नाटक भी पूछे जाते हैं संस्कृत भाषा में, हर्षवर्धन द्वारा लिखे गए हैं। ठीक है, याद रखेंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सर्वप्रथम भारत में गुप्त काल में हुए हूण आक्रमण की जानकारी किस अभिलेख से मिलती है। तो अभी बताया था भीतरी स्तंभ जो लेख था, ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट हो जाएगा। क्या ऑप्शन नंबर इसका राइट हो जाएगा ए। ये कहाँ स्थित है, ये गाजीपुर में स्थित है। भीतरी भीतरी स्तंभ लेख है, ये कहाँ स्थित है, तो ये गाजीपुर में स्थित है। स्कंदगुप्त द्वारा, इसमें स्कंदगुप्त और हूणों के मध्य जो आक्रमण हुआ इसके विषय में वर्णन किया गया इस जो भीतरी स्तंभ लेख है। ठीक है, और हाँ याद रखेंगे। ठीक है, फिर आगे अगला क्वेश्चन देखेंगे। कुषाण वंश के शासक कनिष्क ने किसको अपनी राजधानी बनाया था।
तो जो कुषाण वंश के शासक थे कनिष्क प्रतापी शासक थे, उन्होंने अपनी राजधानी जो बनाई थी इसको मथुरा को बनाया था। किसको बनाया था? मथुरा को। ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट हो जाएगा ए, मथुरा। कुषाण वंश का प्रतापी शासक कौन थे? ये कनिष्क थे और उपाधि इनको देवपुत्र की मिली थी। मध्य एशिया से लेकर अफगानिस्तान तक अपने साम्राज्य का विस्तार किया था और उत्तर प्रदेश में वाराणसी, कौशाम्बी और श्रावस्ती में भी अपना साम्राज्य विस्तार किया था। इनकी दो राजधानियां थी, कौन सी? पौरुषपुर वर्तमान में पेशावर पाकिस्तान, और जो उत्तर प्रदेश में थी ये मथुरा को अपनी दूसरी राजधानी बनाया था। फिर अगला क्वेश्चन, इसमें इनके दो तीन दरबारी कवि भी रहे। दरबारी कवि या विद्वान कह सकते हैं, इनकी रचनाएं पूछी जाती हैं तो आप इनको देख लीजिएगा। जैसे चरक की चरक संहिता, वसुमित्र की महाविभाषा और अश्वघोष की बुद्ध चरित, ये रचनाएं भी पूछी जाती हैं, याद रखेंगे। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विदेशी यात्री 7वीं शताब्दी में आयोजित इलाहाबाद सम्मेलन का विवरण प्रदान करता है? तो अभी बताया था हेन सांग के सम्मान में ये आयोजन कराया जाता था हर्षवर्धन के शासनकाल में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हेन सांग। इनकी एक पुस्तक भी है, सी पूछी जाती है, सी यू की। इस पुस्तक में इन्होंने इसका जो कुंभ है, कुंभ क्या, ये धार्मिक सम्मेलन, इसका वर्णन भी किया है। हेन सांग की पुस्तक है सी यू की, ठीक है, उसमें बताया गया है। ऑप्शन नंबर इसका बी आप याद रखेंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस फ्रांसीसी यात्री ने काशी को भारत का एथेंस कहा? जो काशी वाराणसी है इसको किस फ्रांसीसी यात्री ने भारत का एथेंस कहा? तो इसको कहा टैवर्नियर ने। ठीक है, किसने कहा? टैवर्नियर ने। ऑप्शन नंबर इसका राइट हो जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर बी, ये शाहजहां के शासनकाल में भारत आए। ठीक है, शाहजहां के काल में फ्रांसीसी यात्री भारत आए और उन्होंने काशी को भारत का एथेंस बताया। कौन था इनका नाम? टैवर्नियर। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे, जनरल कार्ड कार्ड नहीं सॉरी जनरल लॉर्ड कार्नवालिस का मकबरा उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है? तो इनका मकबरा स्थित है गाजीपुर में। ठीक है, ऑप्शन राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। गाजीपुर में लॉर्ड कार्नवालिस का मकबरा स्थित है और इनको जो लॉर्ड कार्नवालिस है इनको भारतीय सिविल सेना का जनक भी कहा जाता है। ठीक है, सिविल सेना का जनक पूछा जाता है, सिविल सेना का जनक किसे कहा जाता है? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस को जनक। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका डी है, जो मकबरा पूछा गया था गाजीपुर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1777 ईस्वी में वाराणसी के विश्वनाथ मंदिर का निर्माण निम्न में से किसके द्वारा करवाया गया था? तो ये निर्माण जो मंदिरों का करवाया गया था महारानी अहिल्याबाई होलकर जी द्वारा। ये 1777 ईस्वी में वाराणसी के विश्वनाथ मंदिरों का निर्माण कराया गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट रहेगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्राचीन काल में कन्नौज किस राजा की राजधानी थी? तो प्राचीन समय में जो राजा हर्षवर्धन थे इनकी राजधानी थी कन्नौज, है ना, अभी बताया था ऊपर। तो ऑप्शन नंबर इसका राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में कितने शिष्यों को दिया था? अभी बताया था, अभी एक क्वेश्चन इससे रिलेटेड आया था, तो अपने 5 शिष्यों को दिया था ना। तो ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट हो जाएगा और उसका जगह को चौखांडी स्तूप के नाम से जाना जाता था। कहाँ पर? ये है सारनाथ में है और यहीं पर गौतम बुद्ध द्वारा अपना उपदेश दिया गया था, पहला उपदेश। और सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए गए थे? तो श्रावस्ती में दिए गए थे। ठीक है, तो राइट आंसर आप याद रखेंगे ऑप्शन नंबर डी। और जो गौतम बुद्ध द्वारा जो अपना पहला उपदेश दिया गया था, इस घटना को इस नाम से जानते हैं, धम्मचक्र परिवर्तन के नाम से। ठीक है, धम्मचक्र परिवर्तन के नाम से जानते हैं, जो गौतम बुद्ध द्वारा अपना पहला उपदेश दिया गया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, गौतम बुद्ध द्वारा सर्वाधिक उपदेश कहाँ पर दिए गए थे? तो गौतम बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए थे श्रावस्ती जिले में। ऑप्शन नंबर इसका क्या राइट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा इसका। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर जो कि पार्श्वनाथ थे, ये मुख्यतः किस स्थान से संबंधित थे? ये या इसका जन्म स्थान ही पूछ रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जो जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ, ये संबंधित थे वाराणसी से। ठीक है, ऑप्शन नंबर इनका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और जो 23वें और जो महावीर स्वामी थे, जो जैन धर्म के संस्थापक माने जाते हैं, तो वास्तविक संस्थापक जिन्हें जाना जाता है, तो हो जाएगा क्या? जैन धर्म के महावीर स्वामी। उनका संबंध है बिहार वैशाली से। ठीक है,
अगला क्वेश्चन देखेंगे, उत्तर प्रदेश के किस काल में भारतीय और मुस्लिम शैली की वास्तुकला अपने चरम पर पहुंची थी? ये कब अपने भारतीय और मुस्लिम शैली की वास्तुकला अपने चरम स्थान पर थी? तो थी ये मुगल काल के समय में। ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट हो जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर ए। मुगल काल को स्थापत्य काल का स्वर्ण युग भी के नाम से भी जाना जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अकबर के नौरत्नों में से एक टोडरमल उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले से संबंधित थे? तो जो टोडरमल थे ये भूमि संबंधित व्यवस्था देखते थे और ये संबंधित थे उत्तर प्रदेश के किस जिले से? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, सीतापुर। सीतापुर का लहरपुर गांव है, लहरपुर गांव से संबंधित है। ठीक है, सीतापुर के ऑप्शन नंबर इसका राइट हो जाएगा डी। और अकबर के नौ रत्नों में से तीन थे ऐसे जो 3 से 4 ऐसे थे जो कि उत्तर प्रदेश से संबंधित रखते थे, जिसमें से बीरबल थे जो कि जालौन कालपी से संबंधित थे, तानसेन थे वो ग्वालियर से संबंधित थे, और अबुल फजल थे जो कि आगरा से संबंधित थे। ये टोडरमल ये सीतापुर से संबंधित थे। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखेंगे, शहरों और इनके संस्थापकों के युग्मों में से कौन सा सुमेलित है? तो जौनपुर जौनपुर की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने की थी, सही है इसका। और आगरा की भी सिकंदर लोदी द्वारा की गई थी। बदायूं में जामा मस्जिद, इसका निर्माण इल्तुतमिश द्वारा कराया गया था, ये भी सही है। तो उपरोक्त सभी इसके युग में सही है। इसके थोड़ा डिटेल देख लेंगे। जौनपुर की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने मोहम्मद बिन तुगलक की याद में की थी, ये भी सही है। सिकंदर लोदी ने आगरा शहर की नींव रखी और उसे अपनी राजधानी बनाया। और बदायूं में जामा मस्जिद का निर्माण इल्तुतमिश ने 1223 ईस्वी में कराया। ठीक है, ये उपरोक्त सभी जो आंसर था, क्योंकि ये तीनों पॉइंट इसके सही दिए हुए थे। फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे, वर्ष 1888 ईस्वी में इलाहाबाद में कांग्रेस सत्र की अध्यक्षता करने वाला पहला अंग्रेज कौन था? तो पहला अंग्रेज जो था जॉर्ज यूले जी थे। ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जॉर्ज यूले। ये जो अधिवेशन था ये कांग्रेस का चौथा अधिवेशन था जो कि इलाहाबाद में आयोजित किया गया था, और इस सत्र की अध्यक्षता की गई थी जॉर्ज यूले द्वारा। तो ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 28 दिसंबर 1885 में स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ए ओ ह्यूम द्वारा। ये भी पूछा जाता है, याद रखेंगे, ए ओ ह्यूम द्वारा की गई थी। फिर नेक्स्ट देखेंगे, 1857 के विद्रोह के समय भारत में गवर्नर जनरल कौन था? तो जो 1857 की क्रांति हुई, इस समय भारत में गवर्नर जनरल जो थे लॉर्ड कैनिंग थे। ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट हो जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड कैनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस वर्ष में ताजमहल को यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल के रूप में शामिल किया गया था? ये कब शामिल किया गया था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1983। 1983 में जो यूनेस्को की साइट में ताजमहल और आगरा का किला को भी शामिल किया गया था, और दो और भी थी जिसमें से अजंता और एलोरा की गुफाएं भी 1983 में शामिल की गई थी। इसमें पूछ रहा है ताजमहल, तो 1983 में इसको शामिल किया गया था। ठीक है, यूनेस्को की विश्व धरोहर साइट्स में। ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ताजमहल के विषय में देख लेंगे। ताजमहल को मुगल सम्राट शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज महल की याद में बनवाया था। ताजमहल का निर्माण 1632 ईस्वी में शुरू हुआ था और 1648 में लगभग बनकर कंप्लीट हुआ था। ताजमहल मुगल वास्तुकला का बेहतरीन नमूना है, और ताजमहल को जो बनाने का श्रेय है वास्तुकार इसके उस्ताद अहमद लाहौरी को जाता है। ठीक है, इतने पॉइंट आप याद रखेंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वर्ष 1914 में इलाहाबाद में सेवा समिति की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो इलाहाबाद में सेवा समिति की स्थापना की गई थी हृदयनाथ कुंजरू द्वारा। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर देखेंगे, हृदयनाथ कुंजरू सर्वेंट्स ऑफ सोसाइटी के सदस्य थे तथा 1914 में इलाहाबाद में सेवा समिति की स्थापना की, और जो सर्वेंट ऑफ सोसाइटी का गठन ये 1905 ईस्वी में पुणे में महाराष्ट्र में गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा किया गया था। जो हृदयनाथ कुंजरू थे इसके ही सदस्य थे, इन्होंने ही इलाहाबाद सेवा समिति की स्थापना की थी। ठीक है, याद रखेंगे। फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किसे शेर ए बलिया के रूप में जाना जाता है? तो शेर ए बलिया के रूप में जाना जाता है चित्तू पांडे जी को। ऑप्शन नंबर इसका राइट हो जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर सी, भारत के ये स्वतंत्रता सेनानी रहे, और इनको जो शेर ए बलिया नाम दिया ये जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र द्वारा इनको कहा गया, क्या? शेर ए बलिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के क्रांतिकारी जो थे अशफाक उल्लाह खां, इनको फांसी की जगह पर दी गई थी। तो ये जो घटना
घटित हुई थी 9 अगस्त 1925 में, जिसको काकोरी कांड के नाम से जाना जाता है। 9 अगस्त 1925 को जो घटना घटी थी, इसको काकोरी कांड के नाम से जाना जाता है। अब इसका नाम चेंज कर दिया गया है काकोरी ट्रेन एक्शन। ये क्या घटना थी? तो इसमें क्या किया था, कुछ व्यक्ति थे, क्रांतिकारी थे, जो सहारनपुर से लखनऊ एक ट्रेन जा रही थी। एक लखनऊ में जगह है काकोरी नामक, तो वहां पर इन्होंने क्या किया, जो अंग्रेजों के चलती ट्रेन में इन्होंने खजाने को लूट लिया था। ये घटना कहलाई काकोरी कांड के नाम से। इसमें प्रमुख क्रांतिकारी शामिल थे, जैसे कि राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहिड़ी जी और रोशन सिंह अशफाक उल्ला था। तो इन लोगों को ये घटना 1925 में हुई और 1927 को इनको फांसी की सजा सुनाई गई थी। तो इस कहाँ पर इसमें पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये इनको सजा सुनाई गई थी फैजाबाद में, जो कि वर्तमान में अयोध्या है, फैजाबाद जेल में। ठीक है, इसकी ये पूरी डिटेल लिखी हुई है, आप देख लेंगे। ठीक है, जो ये घटना बताई है ये लिखा हुआ है इसमें, ये इंपॉर्टेंट है। जो ये प्रमुख क्रांतिकारी शामिल थे, इसमें पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जी को गोरखपुर जेल में फांसी दी गई थी। ठाकुर रोशन सिंह को इलाहाबाद प्रयागराज जेल में फांसी की सजा सुनाई गई थी। जो राजेंद्र लाहिड़ी जी थे, इन्हें गोंडा जेल में फांसी सुनाई गई थी। और जो अभी क्वेश्चन पढ़ा, ये पूछा गया था अशफाक उल्ला खां जी को, तो ये फैजाबाद में। ऐसे क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में, तो ये आप डिटेल जो दी गई है इनको याद रखेंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? ठीक है, चोरा चोरी की घटना 1922 को उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले में हुई थी, तो ये तो गलत है, ये तो गोरखपुर में हुई थी ना, तो ये गलत हो जाएगा। 22 में हुई थी ये सही है, लेकिन आगे वाला सेंटेंस गलत है, कुशीनगर में नहीं हुई थी। फिर देखेंगे, चोरा चोरी घटना के कारण महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था, ये सही है। इस घटना से व्यतीत होकर गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया गया था। फिर है, काकोरी कांड 1925 में हुआ था, ये तो सरासर गलत है, 1922 में हुआ था। 1925 में तो काकोरी कांड हुआ, सॉरी, जो काकोरी कांड इसमें लिखा हुआ है, तो काकोरी कांड यहाँ नहीं होगा। यहाँ पर चोरा चोरी के विषय में बात हो रही है ना, तो यहाँ पर चोरा चोरी ही होगा, इसको थोड़ा सा राइट कर लेंगे, चोरा चोरी ही है। ठीक है, चोरा चोरी इसमें कह रहा है 1925 में हुई थी ये घटना, गलत है, 1925 में तो नहीं हुई थी। काकोरी वर्तमान में उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में है, तो काकोरी जो है गोरखपुर जिले में स्थित है, लेकिन ये जो 1925 दिया है ये गलत है। तो चोरा चोरी के विषय में बात हो रही है, तो ये 1922 में हुआ था, तो ये भी गलत है। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा, पहला तीसरा गलत है ना, तो पहला तीसरा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, पहला और तीसरा गलत दिया हुआ है। तो आपने इसके विषय में जान लिया, चोरा चोरी के विषय में। जो चोरा चोरी 1922 ईस्वी में घटना घटी 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर जिले के चोरा चोरी नामक स्थान पर। इसमें जो असहयोग आंदोलन के क्रांतिकारी थे, इन्होंने क्रोध में आकर एक थाने में आग लगा दी थी, जिसमें से कि थानेदार और कुछ सिपाहियों की 20 से 21 सिपाहियों की मृत्यु हो गई थी। और इस घटना से ही व्यथित होकर गांधी जी ने 19 फरवरी फरवरी 11 फरवरी थी, 11 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया था। ठीक है, ये घटना थी, आप इस चोरी चोरा घटना को याद रखेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन 1916 में जो हुआ में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई, इसकी अध्यक्षता निम्न में से किसके द्वारा की गई थी? तो ये तो सही है, कांग्रेस में कांग्रेस का जो लाहौर अधिवेशन 1916 में था, इसमें कांग्रेस लीग की, सॉरी, मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। इसकी अध्यक्षता थी जो ये की गई थी अंबिका चरण मजूमदार जी द्वारा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, किसके द्वारा लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी? अंबिका चरण मजूमदार। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन से पहले अच्छा ये बता दें, जो कांग्रेस के अधिवेशन हुए थे, ये इसमें से 9 अधिवेशन जो थे, काफ़ी सारे अधिवेशन हुए, इसमें से जो 9 अधिवेशन थे ये अपने उत्तर प्रदेश में हुए। इसमें से ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछ लिया जाता है, जैसे अभी एक क्वेश्चन जॉर्ज यूले से आया था कि पहला अंग्रेज कौन था, ये था जॉर्ज यूले, जो कि 1888 में इलाहाबाद में कांग्रेस अधिवेशन हुआ। इस तरह जो अधिवेशन है, आप जैसे कि ये एक पूछ लिया गया अंबिका चरण मजूमदार जी द्वारा ये लखनऊ में किया गया था, इससे क्वेश्चन बनते हैं। आप वर्ष जरूर याद रखेंगे, और कांग्रेस अधिवेशन कौन सा था और उसकी अध्यक्षता किसने की थी, तो ये जरूर आप याद रखिए। 6 से 7 याद रखिए, कुछ नेगलेक्ट करके हो जाएंगे, तो ये आप पूरा चार्ट का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसको याद रखेंगे। ठीक है, कौन सा अधिवेशन किसकी अध्यक्षता में, जो उत्तर प्रदेश में हुए थे, वो याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखेंगे, कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू द्वारा की गई थी? इसमें भारतीय महिला पूछ रहा है, किसके द्वारा की गई थी, तो कौन सा अधिवेशन था इसमें? इसमें राइट आंसर हो जाएगा 1925 का जो कांपुर का कांग्रेस अधिवेशन था,
1925 में हुआ। इसकी अध्यक्षता की गई थी किसके द्वारा? सरोजिनी नायडू जी द्वारा। तो 1925 में हुआ था ना, ये देखिए, इसलिए ही इसको लिखा है, ये देखिए इसमें लिखा है ना, सरोजिनी नायडू ये प्रथम भारतीय महिला थी जिनके द्वारा कानपुर में 1925 में कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी। तो ये इसलिए चार्ट इंपॉर्टेंट है, इससे 3 से 4 क्वेश्चन एग्जाम में आपके बन सकते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो गया, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का प्राचीनतम जीवंत शहर कौन सा माना जाता है? तो ये माना जाता है वाराणसी को, काशी को, ठीक है। क्या माना जाता है? प्राचीनतम जीवंत शहर माना जाता है। ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, सारनाथ जो अशोक स्तंभ के लिए प्रसिद्ध है, वाराणसी से 10 किलोमीटर उत्तर पूर्व में किन दो नदियों के के संगम के पास स्थित है? ये क्वेश्चन यूपी ट्रिपल एस सी 2021 में पूछा गया था। इसमें काफी सारे ऐसे क्वेश्चन है जो किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए थे, लेकिन सब में नहीं लिखा। ये क्वेश्चन जब उठाया था तो ये दिख गया था तो लिख दिया था, ठीक है। वैसे सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गंगा और वरुणा। ऑप्शन नंबर डी राइट है। ये जो सारनाथ में अशोक स्तंभ के लिए प्रसिद्ध है, वाराणसी से 10 किलोमीटर दूर उत्तर पूर्व में जो गंगा और वरुणा नदियों के संगम पर स्थित है। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे, वर्ष 1909 में आगरा में आयोजित उत्तर प्रदेश या संयुक्त प्रांत कांग्रेस के सामाजिक सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? तो ये सामाजिक सम्मेलन, कांग्रेस का जो सामाजिक सम्मेलन था, इसकी अध्यक्षता की गई थी मोतीलाल नेहरू जी द्वारा। किसके द्वारा? मोतीलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोरखपुर के किस ताम्रलेख से मौर्य काल में अकाल के संबंध में जानकारी मिलती है? तो जो गोरखपुर में ये स्थित है ताम्रलेख, ये सहगोरा अभिलेख है। कौन सा? सहगोरा अभिलेख। कहाँ स्थित है? गोरखपुर में। ये मौर्य काल से संबंधित है। इसमें अकाल या अनाज वितरण के अकाल से संबंधित जानकारी का उल्लेख मिलता है किससे? सहगोरा अभिलेख से। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्रसिद्ध सूफी कवि अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये जन्म हुआ था इनका कासगंज एटा में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, कासगंज एटा में। अमीर खुसरो को सितार और तबले का जनक के रूप में भी जाना जाता है, सितार और तबले का जनक। और इनको किस नाम से जाना जाता है? इनको खड़ी बोली का जनक के नाम से भी जाना जाता है, खड़ी बोली के जनक, ठीक है। याद रखेंगे, ये सब चीजें पूछी जाती है एग्जाम में। और अमीर खुसरो की एक प्रसिद्ध रचना भी है, कौन सी? तुगलकनामा। तुगलकनामा है जो कि ये रचना अमीर खुसरो जी द्वारा की गई और ये एग्जाम में पूछी जाती है। महत्वपूर्ण रचना है, इसको याद रखेंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किसे उर्दू शायरी में फिराक गोरखपुरी के नाम से जाने जाते हैं या प्रसिद्ध हैं? इनका नाम है रघुपति शाह। इनको फिराक गोरखपुरी के नाम से जाना जाता है, ये प्रसिद्ध उर्दू शायर रहे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर के नौरत्नों में से एक बीरबल, इनका जो मूल नाम था महेश दास, ये दीन ए इलाही को स्वीकार करने वाले प्रथम व्यक्ति थे। ये उत्तर प्रदेश के किस जिले से संबंधित थे? तो इन्होंने, ये एक ऐसे पहले हिंदू थे जिन्होंने दीन ए इलाही जो मुस्लिम धर्म में इसको स्वीकार किया था, और प्रथम व्यक्ति थे। और ये उत्तर प्रदेश के किस जिले से संबंधित थे? तो ये संबंधित थे कालपी जालौन से। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट हो जाएगा, कालपी जालौन। कालपी आएगा कहीं कहीं या तो फिर जालौन, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के एकमात्र ऐसे प्रधानमंत्री जो कि नाम था इनका लाल बहादुर शास्त्री जी, इनकी मृत्यु 1966 ईस्वी में भारत के बाहर ताशकंद में हुई थी। तो इनका जन्म उत्तर प्रदेश के किस शहर में हुआ था, ये पूछ रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मुगल सराय। मुगल सराय जो कि वाराणसी के ही पास में पड़ता है, मुगल सराय। इनका जन्म स्थल मुगल सराय था और ये भारत के एकमात्र ऐसे प्रधानमंत्री थी जिनकी मृत्यु भारत के बाहर ताशकंद में हुई थी, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ये भारत के दूसरे प्रधानमंत्री रहे लाल बहादुर शास्त्री, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है, महाजनपद काल में अयोध्या निम्न में से किल नहीं या किस है? किस जनपद की राजधानी थी? तो अयोध्या राजधानी थी कौशल की, ठीक है। ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, कौशल महाजनपद की राजधानी थी। नेक्स्ट है, काम्पिल या फरुखाबाद में गंगा नदी के किनारे मुगल घाट का निर्माण करवाया गया था। तो ये किसके द्वारा करवाया गया था? ये करवाया गया था औरंगजेब द्वारा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, मुगल घाट का निर्माण कराया गया था औरंगजेब द्वारा, जो मुगल काल में शासक रहे औरंगजेब, ठीक है। फिर नेक्स्ट है, बहू बेगम का मकबरा कहाँ स्थित है? तो बहू बेगम का मकबरा स्थित है, अगला ऑप्शन कहाँ गया? अयोध्या, हाँ।
बहू बेगम का मकबरा स्थित है, ये स्थित है फैजाबाद या वर्तमान अयोध्या में। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, अयोध्या। ये भी किसके द्वारा बनवाया गया था? ये शुजाउद्दौला द्वारा अपनी पत्नी की याद में बनवाया गया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है महर्षि वाल्मीकि का आश्रम ब्रह्मवर्त में था स्थित था, जो वर्तमान में स्थित है। तो जो ये वर्तमान में स्थित है, ये कानपुर के बिठूर में स्थित है। महर्षि वाल्मीकि जी का जहाँ आश्रम स्थित था, कहाँ पर? कानपुर के बिठूर में। कानपुर भी ऑप्शन आ सकता है, लेकिन बिठूर एग्जैक्ट है, तो ये याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अर्जुन द्रौपदी का स्वयंवर स्थल भेदकुंड कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है फर्रुखाबाद में। ये अर्जुन और द्रौपदी जी का जो स्वयंवर स्थल भेदकुंड है, ये स्थित है उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जिले में। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका सी याद रखेंगे आप। फिर नेक्स्ट है 88,000 ऋषियों की तपोभूमि कहाँ स्थित है? 88,000 ऋषियों की जो तपोभूमि कहा जाता है, ये कहा जाता है सीतापुर में एक जगह स्थित है नैमिषारण्य। नैमिषारण्य को 88,000 ऋषियों की तपोभूमि के रूप में जाना जाता है। ठीक है, याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, सीतापुर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, फिरोज शाह तुगलक ने जौनपुर नगर की स्थापना किसकी स्मृति में कराई थी? ये तो पता है, फिरोज शाह तुगलक ने जौनपुर नगर की स्थापना की थी, लेकिन किसकी याद में की थी? तो ये की गई थी मोहम्मद बिन तुगलक के याद में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, चचेरे भाई थे और इनकी ही याद में इनका एक और नाम से भी जाना जाता है, जूना खां। जूना खां की याद में जो फिरोज शाह तुगलक है, इन्होंने जौनपुर नगर की स्थापना कराई थी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा इसका। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1986 में विश्व धरोहर यूनेस्को सूची में शामिल जो फतेहपुर सीकरी है, ये उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? अभी आपको बताया था 1983 में 4 चीजें शामिल की गई थी विश्व धरोहर में, जिसमें से 2 अपने उत्तर प्रदेश की थी। कौन सा था? एक ताजमहल था और एक आगरा का किला था, जिसको विश्व धरोहर में शामिल किया गया था। 1986 में फतेहपुर सीकरी को शामिल किया गया उत्तर प्रदेश से। तो ये पूछ रहा है किस जिले में स्थित है? तो ये स्थित है आगरा में। आगरा में ही एक जगह है फतेहपुर सीकरी। ये मुगल काल के समय में अकबर ने इसको अपनी राजधानी भी बनाया था, फतेहपुर सीकरी को। तो ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगरा इसका राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक उत्तर प्रदेश में यूनेस्को द्वारा प्रशंसित विश्व धरोहर स्थल है? तो आगरा का किला ही है, अभी बताया था। आगरा का किला है कब? 1983 में ताजमहल और आगरा को किला को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था। ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, आगरा का किला। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन देख लेंगे, सिंधु घाटी सभ्यता का जो पूर्वी स्थल आलमगीरपुर है, अभी बताया था सबसे पहला क्वेश्चन जो था, किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये किस नदी के किनारे स्थित है? राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हिंडन नदी के किनारे। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट हो जाएगा, हिंडन नदी। और जो आलमगीरपुर है, ये वर्तमान में मेरठ में स्थित है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, तक्ष तक्षशिला तो ऑप्शन है, महाजनपद काल का सूरसेन की राजधानी निम्न में से थी। सूरसेन जो महाजनपद की राजधानी थी, ये मथुरा थी ना, तो मथुरा हो जाएगा इसका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा, मथुरा सूरसेन की राजधानी। नेक्स्ट है, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ ऋषिपत्तनम में दिया था, जिस घटना को क्या कहा गया कि या किस नाम से जाना जाता है? तो गौतम बुद्ध द्वारा सारनाथ में अपने 5 शिष्यों को प्रथम उपदेश दिया गया था, और इस घटना को धम्मचक्र परिवर्तन के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? धम्मचक्र परिवर्तन के नाम से। और जो महाभिनिष्क्रमण थी, ये भी एक घटना थी। ये जब गौतम बुद्ध द्वारा गृह त्याग किया गया था, इस घटना को महाभिनिष्क्रमण के नाम से जाना जाता है। और जो महापरिनिर्वाण है, ये जो गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी ना, तो उस घटना को, जो मृत्यु हुई थी इनकी कुशीनगर में, कुशीनगर जिले में, तो इस घटना को महापरिनिर्वाण के नाम से जाना जाता है। ये तीनों ही महत्वपूर्ण घटना है, ऐसे ही एग्जाम में पूछी जाती हैं, तो याद रखेंगे इसको भी। फिर अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध की मृत्यु 483 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की आयु में उत्तर प्रदेश में कहाँ पर हुई थी? अभी बताया था, ये कुशीनगर में हुई थी। इस घटना को महापरिनिर्वाण के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे, 62 है अगला क्वेश्चन, अशोक के किस लघु शिलालेख में कहा गया कि अशोक व्यक्तिगत रूप से बौद्ध धर्म के अनुयायी थे? तो किस अभिलेख में ये कहा गया है? तो ये अहरोरा अभिलेख था, अहरोरा लेख। ठीक है,
और ये कहाँ पर स्थित है, तो ये मिर्जापुर में स्थित है। इस अभिलेख में बताया गया कि अशोक व्यक्तिगत रूप से बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। हरोरा अभिलेख, ठीक है, याद रखेंगे। फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे। प्रसिद्ध ऐतिहासिक इमारत 84 गुंबद उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है, तो ये उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है, जालौन में। जो 84 गुंबद है ये कहाँ स्थित है, उत्तर प्रदेश के जालौन में स्थित है 84 गुंबद। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 1857 में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह में इलाहाबाद और प्रयागराज का एक नेता कौन था जो इलाहाबाद से नेतृत्व कर रहे थे 1857 की क्रांति में, उनका नाम पूछा जा रहा है। तो इलाहाबाद से नेतृत्व जो कर रहे थे मौलवी लियाकत अली। मौलवी लियाकत अली इलाहाबाद से नेतृत्व कर रहे थे 1857 की क्रांति के दौरान। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और अन्य विद्रोह जो उन्होंने जिन्होंने नेतृत्व संभाला था उनको देख लेंगे, इनसे भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो लखनऊ से बेगम हजरत महल जी द्वारा, दिल्ली से बहादुर शाह जफर और बख्त खान द्वारा, झांसी से नेतृत्व कर रही थी रानी लक्ष्मीबाई, ग्वालियर से थे तात्या टोपे, इलाहाबाद से लियाकत अली जो कि क्वेश्चन में पूछा गया था, जगदीशपुर से ये कर रहे थे कुंवर सिंह कर रहे थे, और बरेली से कौन कर रहा था, खान बहादुर। तो ये नेतृत्वकर्ता जो यूपी से संबंधित है, आप इनको जरूर याद रखेंगे, ठीक है। और ये कौन सा क्वेश्चन था, ठीक है 64। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। और कानपुर से नेतृत्व, इसमें कानपुर का नहीं है ना, कानपुर से कर रहे थे नाना साहब। ये भी शायद अभी आ गया क्वेश्चन है, तो ऐड कर लेंगे इसमें भी, कानपुर से कौन नेतृत्व कर रहा था, नाना साहब। फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे 65 है। रानी का अभिलेख नाम से प्रसिद्ध स्तंभ उत्तर प्रदेश के किस जनपद में स्थित है, किस जनपद में स्थित है, तो इसे रानी का जो अभिलेख है इसे रानी कारुवाकी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि जो अशोक की रानी थी कारुवाकी, ये पूछा जाता है कारुवाकी के अभिलेख के नाम से किसे जाना जाता है, कारुवाकी। तो ये रानी का ही अभिलेख है जिसे कारुवाकी के नाम से जाना जाता है। इसमें दान, रानी कारुवाकी द्वारा दिए गए दान का उल्लेख है, इसलिए इसे रानी का अभिलेख या रानी कारुवाकी का अभिलेख के नाम से जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या पूछा गया है, उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर स्थित है, तो ये स्थित है प्रयागराज इलाहाबाद में, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट हो जाएगा। फिर आप पूछ लिया जाए किस चीज का उल्लेख है, तो रानी के द्वारा जो अशोक की रानी थी उनके द्वारा जो दान दिया गया था उसके विषय में उल्लेख है। फिर अगला क्वेश्चन है। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के प्रमुख नेता क्रांतिकारी जो चंद्रशेखर आजाद थे, अंग्रेजों से लड़ते हुए कहाँ पर ये 1931 में शहीद हुए थे, तो ये जगह थी इलाहाबाद की, है ना, इलाहाबाद, वर्तमान में प्रयागराज। ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। और ये जो अभी बताया था आपको काकोरी कांड की घटना जो 1925 में घटित हुई थी, काकोरी कांड वाली घटना जिसमें चलती ट्रेन में जो सरकारी खजाने को लूटा गया था, जिसमें पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह, अशफाक उल्ला खां ये लोग शामिल थे, इसमें ही शामिल थे प्रमुख क्रांतिकारी के रूप में चंद्रशेखर आजाद। उन सबको तो फांसी की सजा सुनाई गई, लेकिन ये भाग निकले। इनको अंग्रेजों से लड़ते हुए 1931 में जब इनके पास आखिरी गोली बची तो इन्होंने खुद को ही मार के ये शहीद हो गए थे। कहाँ पर, इलाहाबाद में। अब वो जगह अल्फ्रेड पार्क के नाम से जानी जाती है, ठीक है। तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा इलाहाबाद, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। फिर अगला क्वेश्चन है। 9 अगस्त 1925 को उत्तर प्रदेश के लखनऊ जिले में काकोरी में घटी घटना काकोरी कांड के समय भारत के वायसराय कौन थे, भारत के वायसराय उस समय कौन थे, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड रीडिंग। लॉर्ड रीडिंग थे जो उस समय 1925 में काकोरी कांड के समय भारत के वायसराय रहे। फिर अगला क्वेश्चन है। 1857 क्रांति के समय कानपुर का नेतृत्व निम्न में से किसके द्वारा किया जा रहा था, तो अभी बताया था, तो नाना साहब जी द्वारा, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट हो जाएगा, नाना साहब। इनको धोधू पंथ के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, धोधू पंथ के भी नाम से जानते हैं इनको। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की स्थापना कब की गई, तो इसकी स्थापना की गई थी 1920 में की गई थी, 1920 में। लेकिन इसके पहले इसको मुस्लिम मोहम्मद एग्लो इंडियन के नाम से जाना जाता था। तब ये 1875 में, ठीक है, इसको एग्लो इंडियन के नाम, मोहम्मद एग्लो इंडियन के नाम से जाना जाता था। लेकिन फिर जब इसमें इसको कॉलेज के रूप में परिवर्तित किया गया या यूनिवर्सिटी के रूप में 1920 में, किसके द्वारा, सर सैयद अहमद खां द्वारा। तो 1920 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर कभी 1920 नहीं है ऑप्शन में तो 1875 भी सही हो सकता है। फिर अगला क्वेश्चन है। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना
कब हुई थी? तो बीएचयू की स्थापना हुई थी 1916 में। कब? 1916 में पंडित मदन मोहन मालवीय जी द्वारा। पंडित मदन मोहन मालवीय जी द्वारा बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी या बीएचयू की स्थापना 1916 में की गई थी। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, निम्न में से उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो यूपी के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? पंडित गोविंद बल्लभ पंत। पंडित गोविंद बल्लभ पंत 1950 में उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री बने थे। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट हो जाएगा। फिर है, इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? कब की गई थी? तो 1866 ईस्वी में। 1866 ईस्वी में इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश कौन है? करंट का क्वेश्चन है। तो अरुण बंसाली जी वर्तमान में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के कौन है? न्यायमूर्ति न्यायाधीश हैं, मुख्य न्यायाधीश। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, फिर है, उत्तर प्रदेश में लोकायुक्त का पद कब सृजित किया गया था? तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार एग्जाम में पूछा गया है। तो इलाहाबाद नहीं, सॉरी, लोकायुक्त का पद सृजित किया गया था ये 1977 में। 1977 में उत्तर प्रदेश में लोकायुक्त का पद सृजित किया गया था। 1975 का एक अध्यादेश या अधिनियम था, उसके तहत ही 1977 को लोकायुक्त का पद सृजित किया गया था। जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है पहले इसके लोकायुक्त कौन थे? तो विशंबर दयाल सिंह। ये भी क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है। विशंबर दयाल सिंह जो थे ये पहले लोकायुक्त थे। और जो वर्तमान में कौन है? तो वर्तमान में संजय मिश्रा। कौन? संजय मिश्रा वर्तमान में लोकायुक्त है। ठीक है, तो ये दोनों पॉइंट याद रखेंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय कहाँ स्थित है? मोतीलाल बाल नेहरू जो संग्रहालय है ये स्थित है लखनऊ में। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या करेक्ट हो जाएगा? डी। ठीक है, डी करेक्ट हो जाएगा। क्या है? मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय लखनऊ में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश की ऐतिहासिक, पुरातात्विक एवं कलात्मक निधि की देखरेख करने के लिए स्थापित संस्कृति विभाग के कार्यों में कौन सा कार्य सम्मिलित नहीं है? ये भी किस एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था रिसेंटली। तो उसका संरक्षण और प्रदर्शन ये है, उसका प्रकाशन ये भी सही है, उसका अभिलेखीकरण करना ये भी है, लेकिन उसका बिक्री करना उनका कोई महत्वपूर्ण कार्य नहीं है। या कोई भी ऐसा नहीं है कि किसी ऐतिहासिक चीज़ों की या पुरातात्विक चीज़ों की उसकी बिक्री करे। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, उसका बिक्री करना उसमें सम्मिलित नहीं है। फिर है, उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना संग्रहालय निम्न में से है? तो यूपी का सबसे पुराना संग्रहालय जो है राजकीय संग्रहालय लखनऊ का है। इसकी स्थापना 1863 ईस्वी में की गई थी। कब? 1863 ईस्वी में राजकीय संग्रहालय लखनऊ की स्थापना की गई, जो कि सबसे पुराना संग्रहालय है यूपी का। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे, सरकी शैली का उत्कृष्ट नमूना अटाला मस्जिद कहाँ पर स्थित है? तो अटाला मस्जिद ये स्थित है कहाँ पर? जौनपुर में। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट हो जाएगा, जौनपुर। और इब्राहिम शाह सरकी द्वारा ये अटाला मस्जिद का निर्माण कराया गया था। ठीक है, पूछा जाए किसके द्वारा? तो इब्राहिम शाह सरकी द्वारा ये अटाला मस्जिद का निर्माण कराया गया था 1408 ईस्वी में। ठीक है, और जौनपुर को भारत का सिराज के नाम से भी जाना जाता है ना। तो ऑप्शन नंबर इसका डी याद रखेंगे इसका। फिर अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में जैन और बौद्ध धर्मों का तीर्थ स्थल है। तो जैन और बौद्ध धर्मों का तीर्थ स्थल के रूप में जाना जाता है कौशाम्बी को। ऑप्शन नंबर डी, सॉरी डी नहीं, ए करेक्ट हो जाएगा। कौशाम्बी को उत्तर प्रदेश में जैन और बौद्ध दोनों धर्मों का तीर्थ स्थल के नाम रूप में जाना जाता है कौशाम्बी को। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रिम भूमिका निभाई? तो अमीर खुसरो का जन्म बताया था जब कासगंज एटा बताया था, तब बताया था ये खड़ी बोली के जनक के रूप में जाने जाते हैं ना। तो ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी खड़ी बोली। इन्हें भारत का तोता या तूती ए हिंद के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तूती ए हिंद। इन्होंने तुगलकनामा की भी रचना की और इन्हें तबले और सितार का जनक के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है, संगीत शिक्षा प्रदान करने हेतु उत्तर प्रदेश में स्थापित प्रथम संगीत महाविद्यालय है तो कौन सा है? तो भातखंडे हिंदुस्तानी संगीत महाविद्यालय लखनऊ, जो कि लखनऊ में स्थित है। और ये संगीत शिक्षा प्रदान करने वाला उत्तर प्रदेश में स्थापित ये प्रथम संगीत महाविद्यालय था। इसकी स्थापना 1926 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, 1926 आप याद रखेंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, 20 क्वेश्चन और बाकी हैं। निम्न में से किस नगर को महोदय श्री के नाम से भी जाना जाता था? ये जाना जाता था कन्नौज को। कन्नौज को एक अन्य भी नाम से जाना जाता था कान्य कुब्ज।
ठीक है, कान्यकुब्ज के नाम से जाना जाता था और इसको महोदयश्री के नाम से जाना जाता था। इत्र नगरी के रूप में तो जानते ही हैं कन्नौज को, ठीक है। और हर्षवर्धन की ये दूसरी राजधानी थी, हर्षवर्धन की ये दूसरी राजधानी थी कन्नौज, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे, वह प्राचीन स्थल जहाँ 60,000 मुनियों की सभा में संपूर्ण महाभारत का वाचन किया गया था। तो जो अभी पढ़ा था 88,000 ऋषियों की तपोभूमि जो जाना जाता है, वही शहर है ये, सीतापुर का है नैमिषारण्य। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, नैमिषारण्य, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेगम समरू ने एक अति प्रसिद्ध चर्च का निर्माण करवाया था। तो बेगम समरू ने जो करवाया था ये कहाँ पर स्थित है? ये स्थित हो जाएगा आपका सरधना में। सरधना कहाँ पर है? मेरठ में। मेरठ भी हो सकता है ऑप्शन, तो याद रखेंगे मेरठ के सरधना में बेगम समरू ने एक प्रसिद्ध चर्च का निर्माण करवाया था, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश में बौद्ध परिपथ का भाग नहीं है, कौन सा नहीं है? इसमें कपिल वस्तु, तो कपिल वस्तु गौतम बुद्ध के बचपन का घर रहा है कपिल वस्तु। और कुशीनगर में गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी कुशीनगर में। और श्रावस्ती में बताया सर्वाधिक उपदेश दिए थे गौतम बुद्ध जी द्वारा। शंकिसा शंकिसा ये फर्रुखाबाद में है। शंकिसा कहाँ स्थित है? फर्रुखाबाद में। तो फर्रुखाबाद से तो गौतम बुद्ध का कोई लेना देना नहीं रहा है, उनकी कोई भी घटना फर्रुखाबाद में नहीं घटित हुई है। तो शंकिसा इज द राइट आंसर, ठीक है, ये बौद्ध परिपथ का भाग नहीं है। फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किस जनपद में कालिंजर किला स्थित है? तो कालिंजर किला स्थित है कहाँ पर? बांदा में। ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट हो जाएगा बी। शेरशाह की जहाँ मृत्यु हुई थी, है ना, शेरशाह की मृत्यु भी यहीं कालिंजर किले में हुई थी, तो बांदा में स्थित है। और शेरशाह का मकबरा सासाराम बिहार में स्थित है, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे, विख्यात भारत माता मंदिर कहाँ स्थित है? तो भारत माता मंदिर स्थित है वाराणसी में। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट हो जाएगा, वाराणसी। फिर अगला क्वेश्चन है, महाजनपद काल में अयोध्या निम्न में से किस जनपद की राजधानी थी? तो अयोध्या थी कौशल की राजधानी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, किसकी राजधानी थी? कौशल की राजधानी थी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस संत को वाल्मीकि का अवतार के रूप में माना जाता है या जाना जाता है? तो वाल्मीकि के अवतार के रूप में जाना जाता है गोस्वामी तुलसीदास जी को, गोस्वामी तुलसीदास जी को। और इनकी महत्वपूर्ण जो रचना है रामचरितमानस, ये भी पूछा जाता है रामचरितमानस के रचयिता कौन है? तो गोस्वामी तुलसीदास जी। इनका जन्म कहाँ हुआ? जन्म हुआ था चित्रकूट में, चित्रकूट में। और चित्रकूट का एक गांव है सोरो या सोरी करके है, ठीक है, राजपुर में। तो याद रखेंगे चित्रकूट जन्म स्थल और गोस्वामी तुलसीदास की रामचरितमानस रचना है, इन्हें संत वाल्मीकि का अवतार के रूप में जाना जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, उर्दू को राज्य की मतलब उत्तर प्रदेश की द्वितीय भाषा के रूप में कब स्वीकार किया गया था? तो ऑप्शन में 1989 है क्या है? तो 1989 में उत्तर प्रदेश की दूसरी राजधानी के रूप में उर्दू को स्वीकार किया गया था। और पहली राजधानी हिंदी 1991 में हिंदी को स्वीकार किया गया था। 1989 में उर्दू को उत्तर प्रदेश की द्वितीय भाषा के रूप में शामिल किया गया, ठीक है। 1991 हिंदी हो जाएगा और दूसरी उर्दू 1989, दोनों ही सर इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है, पूर्ण रूपेण हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र जो था उदंत मार्तंड, जो 1926 ईस्वी में कलकत्ता में कानपुर के संपादक में प्रकाशित हुआ। मतलब पहला जो हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र था उदंत मार्तंड, ये 1926 में कलकत्ता में प्रकाशित हुआ था। लेकिन किसके द्वारा? जो कानपुर के संपादक थे उनके द्वारा प्रकाशित किया गया था। तो उनका नाम पूछा जा रहा है, तो राइट आंसर हो जाएगा पंडित जुगुल किशोर मिश्र, ठीक है। ये कानपुर से संबंधित थे और इनका पहला जो समाचार पत्र था उदंत मार्तंड, ये प्रकाशित किया गया था कलकत्ता में 1926 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का पहला जो समाचार पत्र था, ये उत्तर प्रदेश का पहला समाचार पत्र है, ये जो 1845 ईस्वी में गोविंद रघुनाथ दत्ते के संपादक में निकालना शुरू किया गया था। कौन सा था समाचार पत्र? तो बनारस अखबार था। क्या था? बनारस अखबार था, जो कि गोविंद रघुनाथ दत्ते द्वारा ये प्रकाशित किया गया था, ठीक है। संपादक करता रघुनाथ दत्ते, नाम याद रख सकते हैं, बनारस अखबार, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है, कानपुर स्थित कृषि विश्वविद्यालय का नाम निम्न में से
किस स्वतंत्रता सेनानी के नाम पर रखा गया? तो कानपुर में एक कृषि विश्वविद्यालय स्थित है जिनका नाम चंद्रशेखर आजाद जी के नाम पर रखा गया है। आजाद कृषि विश्वविद्यालय। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। फिर है उत्तर प्रदेश में 1887 में प्रकाशित होने वाला दैनिक समाचार पत्र हिंदुस्तान के संपादक थे। तो किसके द्वारा इसको संपादित किया गया था? जो दैनिक समाचार पत्र था हिंदुस्तान। राइट आंसर इसका हो जाएगा मदन मोहन मालवीय, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। मदन मोहन मालवीय जी द्वारा हिंदुस्तान नामक दैनिक समाचार पत्र को संपादित किया गया था। और मदन मोहन मालवीय जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो इलाहाबाद में इनका जन्म हुआ था, यूपी से संबंधित थे, इलाहाबाद। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। लखनऊ उत्तर प्रदेश की पूर्णतः राजधानी कब बना? तो आप पहले तो राइट आंसर बता दे रहे हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा 1935। हाँ, ये लिखा हुआ है 1935 से लखनऊ जो उत्तर प्रदेश की पूर्णतः राजधानी बन गई। 1858 में आगरा नहीं, इलाहाबाद थी। फिर 1921 में आंशिक रूप से लखनऊ राजधानी बनी। फिर 1935 से पूर्णतः उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ को स्वीकार कर लिया गया। आपसे 1935 पूछा गया था, पूर्णतः राजधानी कब बनी? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 1935 से। फिर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर अकबर का मकबरा स्थित है? तो अकबर का मकबरा ये स्थित कहाँ पर है? आगरा में। ठीक है, अकबर का मकबरा कहाँ स्थित है? आगरा में स्थित है, और आगरा के सिकंदरा में। ठीक है, और इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? तो अकबर के पुत्र जहांगीर द्वारा। ठीक है, जहांगीर द्वारा अकबर के मकबरे का निर्माण कराया गया था। फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे, अकबर ने अपनी दूसरी राजधानी कहाँ पर बनाई थी? तो अकबर द्वारा अपनी जो दूसरी राजधानी थी ये बनाया गया था फतेहपुर सीकरी को, जो कि अगर आगरा में ही स्थित है, लेकिन फतेहपुर सीकरी को राजधानी बनाई थी। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से 27 फरवरी 1931 में अल्फ्रेड पार्क में चंद्रशेखर आजाद शहीद हुए, ये पार्क स्थित है। तो कहाँ स्थित है? प्रयागराज में। जब बताया था ये जो घटना 1925 में कौन सी घटना घटित हुई थी? काकोरी कांड वाली। तो उससे ही ये बचकर भाग निकले थे और 1931 में अंग्रेजों से लड़ते हुए शहीद हो गए थे। और वो पार्क स्थित है, अल्फ्रेड पार्क के नाम से जाना जाता है, प्रयागराज में स्थित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है, अमीर खुसरो द्वारा रचित जो कविता है छाप तिलक सब छीनी, तो ये किस भाषा में है? इनको खड़ी बोली का जनक जाना जाता है, तो कंफ्यूजन तो होगा ही, कुछ लोग खड़ी बोली ही लगा देंगे क्योंकि जब जनक के रूप में जाना जाता है। लेकिन इनकी जो ये रचना थी ये ब्रज भाषा में थी। किस भाषा में थी? ब्रज भाषा में थी। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बाकी सब बताया ही था। इनका जन्म कासगंज एटा में हुआ था। इनकी तुगलकनामा रचयिता भी है, और तोती हिंद और खड़ी बोली और के जनक जाने जाते हैं, और तबला सितार वादक के भी जनक के रूप में जाने जाते हैं। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे, सेकंड लास्ट है, मुगल सम्राट औरंगजेब ने अपने भाई दारा शिकोह को शामूगढ़ के युद्ध में हराया था। यह युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? तो ये मुगल शासक औरंगजेब द्वारा अपने भाइयों के साथ जो दारा शिकोह थे इनके द्वारा युद्ध लड़ा गया था। कौन सा युद्ध? शामूगढ़ का युद्ध। ये कब लड़ा गया था? 1658। ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट हो जाएगा। 1658 ईस्वी में ये युद्ध लड़ा गया था। औरंगजेब मतलब जो शाहजहां का पुत्र था, बेटा था शाहजहां का पुत्र औरंगजेब, इनके बीच में भाइयों के मध्य में एक युद्ध लड़ा गया था, सामूगढ़ का युद्ध। सामूगढ़ का क्यों कहा गया? क्योंकि ये आगरा से करीब 15 किलोमीटर की दूरी पर था सामूगढ़, है ना। सामूगढ़ कहाँ था? ये आगरा में। तो इसलिए इसको सामूगढ़ का युद्ध के नाम से जाना जाता है, और वर्तमान में इस जगह को फतेहाबाद के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो उनके मध्य युद्ध लड़ा गया। औरंगजेब ने अपने भाइयों जो दारा सिकोह थे उनके द्वारा उनके मध्य में युद्ध हुआ, सामूगढ़ का युद्ध, उस नाम से जाना जाता है। कब? ठीक है, और 1658 ईस्वी में। फिर अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सिंधु घाटी सभ्यता स्थल जो पुर स्थल था आलमगीरपुर के खोजकर्ता कौन थे? तो वाई डी शर्मा भी आपको कहीं कहीं मिलेगा, वाई डी शर्मा। तो वाई डी शर्मा मतलब यज्ञ दत्त शर्मा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यज्ञदत्त शर्मा, जो कि सिंधु घाटी सभ्यता का पूर्वी स्थल था आलमगीरपुर, मेरठ में स्थित है वर्तमान में, और
इसके खोजकर्ता पूछ रहा है कौन थे, वाई डी शर्मा या यज्ञदत्त शर्मा। 1959 में इसकी खोज की गई थी। ठीक है, तो ये हो गए टोटल 100 क्वेश्चन यूपी जीके में। यूपी के इतिहास से संबंधित ये 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। वीडियो कैसा लगा दोस्तों? वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो बताइए कमेंट करके, और वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा। और अगले इसी तरह की जो यूपी से रिलेटेड जो सीरीज स्टार्ट हुई है, इसमें यूपी जीके के सभी आपको एमसीक्यू क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इसी फॉर्म में कंप्लीट करा दिए जाएंगे। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। मिलते हैं आपके साथ अगले वीडियो में।